बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम वीडियो लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। इन वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको क्लास 10 की फिज़िक्स का कोर्स पढ़ाऊंगा। क्लास 9 की फ़िज़िक्स में 9 चैप्टर्स है, तो उस हिसाब से उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए क्लास 10 की फ़िज़िक्स में जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है। इसका टाइटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है और दूसरा वेव्स है। तो आज हम इसमें अपना पहला लेक्चर डिलीवर करेंगे। हम अपनी लेक्चर का आगाज़ मोशन के इंट्रोडक्शन से करेंगे। मोशन आपको पता है, मोशन को हम डिफाइन करते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग की लिहाज से विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी पोजीशन चेंज करती हो तो हम कहते हैं कि ये बॉडी मोशन कर रही है। टाइप्स ऑफ मोशन, आपको पता है कि मोशन की 3 बेसिकल टाइप्स है। इसमें पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेटरी मोशन, तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। अब चूंकि हमारा जो चैप्टर है वो ऑसिलेटरी मोशन के साथ रिलेटेड है, तो इस वजह से हम ऑसिलेटरी मोशन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन को हम डिफाइन करते हैं, द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब ज़रा इस डिफिनीशन में देखिए, इसमें एक लफ्ज़ है बैक एंड फोर्थ मोशन। तो बैक एंड फोर्थ कहते हैं आगे पीछे को, और दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें यूज़ हुआ है मीन पोजीशन। तो चलो पहले मीन पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो बेटा ये जो सिटअप आपको दिखाई दे रही है तो ये सिंपल पेंडुलम है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम इस वक्त रेस्ट में है या ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करती है तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। तो इस वक्त ये इक्विलिब्रियम में है। तो इस सिचुएशन में इस स्फीयर की सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पे मौजूद है तो उस पॉइंट को हम इस सिंपल पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, या उसका दूसरा नाम मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहते हैं। ठीक है, तो इस बॉब की जो सेंटर पॉइंट है वो इसकी मीन पोजीशन हो गई। अब देखिए, अब अगर मैं इस सेटअप को डिस्टर्ब कर लूँ, देखिए मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो आप अब देखिए ये किस तरह मोशन करती है। आप देख सकते हैं कि ये अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे मोशन करती है। फिर से देखिए, ये अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे मोशन करती है। तो इस किस्म की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसके अलावा आपके घरों में झूले भी होंगे, स्विंग्स। तो वो स्विंग्स या झूला जो मोशन करती है वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। इसके अलावा मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार, आपको पता है कि गिटार में स्ट्रिंग्स होती है। सपोज कर लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, तो ये इस वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, या ठीक है, या ये रेस्ट में है। अगर हम इस स्ट्रिंग को प्लग करेंगे तो ये स्ट्रिंग अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अप एंड डाउन डायरेक्शन में इस तरह ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है और आवाज़ पैदा करती है। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग की जो मोशन है वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होती है तो वो भी अपनी फिक्स पोजीशन के मुताबिक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन की कुछ एग्जांपल्स हो गई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन के साथ कुछ टर्म्स रिलेटेड है, तो अब उनको डिस्कस करते हैं। उसमें पहला टर्म है ऑसिलेशन या वाइब्रेशन या साइकिल। तो ऑसिलेशन किसे कहते हैं? तो इसे हम डिफाइन करते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ऑसिलेटिंग बॉडी को हम ऑसिलेटर भी कहते हैं।
तो अब देखिए ये सिंपल पेंडुलम है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको कुछ इस तरह डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऑसिलेटर को या सिंपल पेंडुलम को मेन पोजीशन से इस पॉइंट तक डिस्टर्ब या डिस्प्लेस किया। तो ये पॉइंट इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब अगर मैं इसको इस पॉइंट पे छोड़ लूँ, रिलीज़ कर दूँ, तो क्या होगा? तो ये बाब या ये सिंपल पेंडुलम दाई जानिब मोशन स्टार्ट करेगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपने देखा कि पहले इसने इस पॉइंट से दाई जानिब मोशन स्टार्ट की, मेन पोजीशन से पास हो गई और अपनी मोशन को कंटिन्यू करते हुए ये यहाँ एक दूसरे पॉइंट पे पहुँच गई। तो ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। उसके बाद ये वापस इसने फिर बाई जानिब मोशन स्टार्ट की और मेन पोजीशन से पास होते हुए ये फिर से अपनी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गई और इसके बाद इसने फिर दाई जानिब मोशन स्टार्ट की। तो अब देखिए, फिर से देखिए, अब वन साइकिल किसे कहते हैं। अब सपोज कर ले ये बॉडी या इस ऑसिलेटर ने इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट की और जब ये वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो इसने एक ऑसिलेशन या एक साइकिल कंप्लीट किया। तो ये हो गया वन साइकिल या वन ऑसिलेशन। तो डायग्रामेटिकली देखिए, ये इस सिंपल पेंडुलम की मेन पोजीशन हो गई। सपोज कर ले मैंने इसे ओ पॉइंट से डिनोट किया, तो आपने देखा कि पहले मैंने इसको मेन से इस एक्सट्रीम पोजीशन ए तक डिस्प्लेस किया। जब मैंने इसको इस ए पॉइंट पे रिलीज़ किया तो इस ऑसिलेटर या सिंपल पेंडुलम ने पहले ए से दाई जानिब मोशन स्टार्ट की, ये मेन पोजीशन पे पहुंच गई। फिर इससे आगे जाते हुए ये यहाँ पर एक दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुंच गई। बी पे पहुंचने के बाद ये एक इंस्टेंट के लिए स्टॉप हो गई और फिर वहाँ से इसने वापस बाई जानिब मोशन स्टार्ट की और ओ पॉइंट से या मेन पोजीशन से पास होते हुए ये वापस ए पॉइंट पे पहुंच गई। तो इसने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया। इस वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम वन साइकिल या वन ऑसिलेशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा टर्म है टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड को हम डिफाइन करते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये ऑसिलेटर जितनी टाइम में अपनी एक ऑसिलेशन या साइकिल कंप्लीट करेगी तो उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। देखिए, सपोज कर ले ये ऑसिलेटर इसने यहाँ से मोशन स्टार्ट की तो इसने ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। तो आप स्टॉप वॉच को ऑन करके इस टाइम को मेजर कर ले। तो इस सिंपल पेंडुलम ने जितनी टाइम में ये एक साइकिल कंप्लीट किया तो वो इसकी टाइम पीरियड होगी। सपोज कर ले अगर इस ऑसिलेटर ने एक साइकिल 2 सेकंड में कंप्लीट किया तो इसकी टाइम पीरियड है 2 सेकंड। अगर इसने 3 सेकंड में कंप्लीट किया तो इसकी टाइम पीरियड होगी 3 सेकंड्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और इसे हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट द बॉडी कंप्लीट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या फ्रीक्वेंसी को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द ऑसिलेटर इन 1 सेकंड। अब देखिए, ये ऑसिलेटर 1 सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है तो उसकी तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब सपोज कर ले अगर इस ऑसिलेटर ने 1 सेकंड में 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। अगर 5 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए 1 सेकंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। यूनिट अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब हम इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये मैंने इस डिफिनीशन से लिखा है।
अब जो है ना, मैं इन क्वांटिटीज़ की जगह इनकी सिंबल्स को लिखूंगा। तो सिंबॉलिकली फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम n से डिनोट करते हैं, टाइम टेकन को हम डेल्टा t से डिनोट करते हैं। तो f इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ये फ्रीक्वेंसी के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन आ गई। इस रिलेशन की मदद से आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट को डिराइव करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या होगी? ऊपर है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो ऊपर ऑसिलेशन है, नीचे टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई सेकंड है, ऑसिलेशन पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड या CPS का मतलब है साइकिल पर सेकंड। तो ये तीनों इसकी SI यूनिट है और इनको SI सिस्टम में एक्सप्रेशन नाम दिया गया है हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है। तो फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट वो हर्ट्ज के नाम पे है, कॉल्ड हर्ट्ज। अब हर्ट्ज कितना है? तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। तो यहाँ से आप हर्ट्ज को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो हर्ट्ज की डिफिनीशन होगी, the frequency of an oscillator is said to be 1 hertz if it complete 1 cycle in 1 second। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो इनके दरमियान रिलेशन है दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इनकी दरमियान इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरे क्वांटिटी में कमी आती है। मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर टाइम पीरियड को कम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर f। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। इसे हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं और इसे हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब फिर से आप ज़रा इस ऑसिलेटर को देख ले। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। अब देखिए, ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ड्यूरिंग द ऑसिलेटरी मोशन, अब मैं जिस भी इंस्टेंट पे इस बॉब की या इस स्फीयर की इसकी मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है उसको मालूम कर लूँ तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। सपोज़ कर ले, आप ज़रा देखिए, मैं अगर इस पॉइंट पे अब मालूम करना चाहता हूँ तो देखिए, ये एक पॉइंट ये हो गया, इसकी मीन पोजीशन ये है। तो इन दोनों के दरमियान अब ये जो डिस्टेंस होगी तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेटर की मीन पोजीशन से किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जो डिस्टेंस होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये डिस्टेंस है तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम x0 से डिनोट करते हैं, मतलब स्मॉल x की सबस्क्रिप्ट में हम एक छोटा सा 0 लगाते हैं। एम्पलीट्यूड को हम x0 से डिनोट करते हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब ज़रा आप देख ले, ड्यूरिंग द ऑसिलेटरी मोशन, इस ऑसिलेटर की अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किन पोजीशंस पे पॉसिबल है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे पॉसिबल है जब ये ऑसिलेटर मीन पोजीशन से कहाँ पे आ जाए, एक्सट्रीम पे, चाहे इस साइड पे आ जाए क्या या इस साइड पे। तो उस केस में इसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मैक्सिमम होती है। और इसके अलावा किसी दूसरे पॉइंट पे अगर आप ले लें तो वो डिस्प्लेसमेंट कम होगी। तो आप आसान अल्फाज में इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड आसान अल्फाज में ऑसिलेटर की मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसका SI यूनिट भी मीटर है। तो आसान अल्फाज में हर एम्पलीट्यूड वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं है। अच्छा, टर्म्स कंप्लीट हो गई। आपकी बुक में ये 6 टर्म्स थे, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसमें एक और टॉपिक है, ये बुक में नहीं है लेकिन टॉपिक के साथ रिलेटेड है, तो मैं इसको भी डिफ़ाइन कर रहा हूँ। पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन को हम डिफ़ाइन करते हैं, द मोशन ऑफ ए बॉडी विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। वो मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम के बाद रिपीट करती हो, दोहराती हो, तो उसे हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। मैं आपको एक बहुत जनरल एग्जांपल दूंगा। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। आपको पता है कि हमारी ज़मीन सन के गिर्द घूमती है, सर्कुलर पाथ में अपनी मोशन परफॉर्म करती है। सपोज़ कर ले ये सन है और ये अर्थ है। लेट सपोज अर्थ ने इस पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट की। जब ये अपनी मोशन करती है तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ये वापस इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो 1 साल के बाद ये फिर से उस पॉइंट से अपनी मोशन को रिपीट करती है। तो ज़मीन सन के गिर्द अपने मोशन को 1 साल के बाद रिपीट करती है, तो वो पीरियाडिक मोशन है। इसी तरह मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस भी पीरियाडिक मोशन है। और सबसे आसान ये वाला सिंपल पेंडुलम, देखिए ये सिंपल पेंडुलम, इसने इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट की, अब क्या कर रहा है, ये फिर से इस पॉइंट से अपनी मोशन रिपीट करती है। तो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो भी पीरियाडिक मोशन है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर इस लेक्चर में आपको कोई मसला है या आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे मेरा सेल फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।